अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स में पहला लॉन्ग क्वेश्चन कूलम लॉ का पार्ट 2 पढ़ना है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में हमने कूलम लॉ का पहला पार्ट पढ़ा। इसके अंदर हमने ये देखा कि कूलम लॉ का बैकग्राउंड क्या था, कैसे इनिशियली चार्जेस की सिर्फ क्वालिटेटिव डिस्कशन की जाती थी कि चार्जेस सिमिलर हों तो रिपेल करते हैं, ऑपोजिट हों तो अट्रैक्ट करते हैं। हमने ये जाना कि 1784 में फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम ने एक्सपेरिमेंटली एक लॉ डिवाइस किया जिसको कूलम लॉ का नाम दिया गया। कूलम लॉ की स्टेटमेंट हमने सीखी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने कूलम लॉ की इक्वेशन लिखी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हमने के की फिजिकल मीनिंग जानी और फाइनल इक्वेशन जहां पे हमने कल का टॉपिक लीव किया था वो था F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सो कूलम लॉ के पार्ट 2 को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग है कूलम्स लॉ और इसके अंदर हम आज पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियसली जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन की थी उसमें रिजल्ट निकला था F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था। आज हमने सबसे पहले वो फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जिनके ऊपर कूलम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। सो हेडिंग लिखते हैं फैक्टर्स ऑन विच the value of K depends upon। सो सबसे पहला जो फैक्टर बुक ने डिस्कस किया है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर कूलम कांस्टेंट K की वैल्यू किस तरीके से डिपेंड करती है, इसके लिए हम जरा एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि कूलम कांस्टेंट की जो SI सिस्टम के अंदर वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। और अगर हम इसको SI सिस्टम के बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो न्यूटन की जगह पे क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एज इट इज़ है और कूलम की जगह पे हमने एम्पेयर सेकंड और उसका स्क्वायर पुट कर देना है। और के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 × 10⁹ किलोग्राम मीटर क्यूब ओवर सेकंड रेज़ टू पावर 4 एंड एम्पेयर स्क्वायर। सो अब हम यहाँ से एक ऐसे सिस्टम में जाते हैं जहाँ पे CGS यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, दैट मीन्स सेंटीमीटर्स, ग्राम्स और सेकंड्स यूज़ किए जाते हैं। सो फिलहाल हमने जो सिस्टम स्टडी किया है वो है MKS सिस्टम, मीटर्स, किलोज एंड सेकंड्स, जिसके ऊपर SI सिस्टम बेस करता है। हम ये बात जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 10⁻³ ग्राम्स होते हैं। इसके साथ साथ 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर्स होते हैं। सेकंड की जगह दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेकंड ही रहता है, लेकिन एम्पेयर की जगह पे इसका एक और यूनिट यूज़ होता है, दैट इज़ 10⁻⁻1 एब एम्पेयर्स। सो यहाँ पे तमाम CGS यूनिट्स छोटे और MKS यूनिट्स बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो MKS यूनिट करंट का है वो छोटा और जो CGS यूनिट है एब एम्पेयर वो बड़ा यूनिट है। अब आप यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, क्या बनेगा, K की वैल्यू बन जाएगी K इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ किलोग्राम की जगह पे 10⁻³ ग्राम्स पुट करेंगे, मीटर की जगह पे 10⁻² सेंटीमीटर और उसका होल क्यूब पुट किया जाएगा, डिवाइडेड बाय सेकंड एज इट इज़ रहेगा, सेकंड रेज़ टू पावर 4 है। एम्पेयर की जगह पे 10⁻⁻1 एब एम्पेयर्स पुट करेंगे और इसका स्क्वायर आएगा। सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू बनती है 9 × 10⁻⁹ × 10⁻³ ग्राम्स, 10 की पावर 2 का क्यूब 10⁻6 होगा, 7 बनेगा सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय सेकंड की पावर 4 एज इट इज़ है और 10⁻⁻1 का स्क्वायर इसको 10⁻2 बना देगा, साथ ही बनेगा एब एम्पेयर्स का स्क्वायर। अब आप 10 की पावर्स को आइसोलेट कर लें, यूनिट्स अलग लिख दें, ये बन जाएगा 9 ×
9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय S4 और एब एम्पेयर स्क्वायर। यहाँ पे 10⁻⁻² जो डिनोमिनेटर में है वो भी ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा और 10⁻+2 बन जाएगा। सो अब आप इन 10 की पावर्स को सॉल्व कर लें। सो k की वैल्यू बनती है 9 इंटू 10⁻9 + 3 + 6 + 2 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड 4 पर एब एम्पेयर स्क्वायर। सो आप इन पावर्स को सॉल्व करें, k की वैल्यू बन जाएगी 9 इंटू 10⁻20 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड 4 और पर एब एम्पेयर स्क्वायर। सो हमने ये बात देखा कि किस तरीके से जो एक SI यूनिट है 9 इंटू 10⁻9 SI यूनिट्स वो CGS सिस्टम में किसके बराबर है? 9 इंटू 10⁻20 CGS यूनिट्स के बराबर है। सो यहाँ तक हमने पहले डिपेंडेंस जो कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे है वो डिस्कस की, और अब हम सेकंड डिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं जो कि है मीडियम डिपेंडेंस। सो कूलम कांस्टेंट की पहली डिपेंडेंस थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर जिसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की, और दूसरी है मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में मीडियम से भी k की वैल्यू पे फ़र्क आता है। अब ये k की वैल्यू पे फ़र्क किस तरह से आएगा? हम ये बात जानते हैं कि जब दो चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम मौजूद हो तो इस वैक्यूम के केस के अंदर हम क्या करते हैं, k की वैल्यू लिखते हैं k वैक्यूम दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी प्लेस हो तो उस केस में फिर परमिटिविटी भी तो उस मीडियम की आएगी। इसको हम मीडियम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी पुट करते हैं, और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को मिला के क्या लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन भी लिख दिया जाता है, या बाज़ औक़ात एप्सिलॉन एम भी लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी होती है कि मीडियम की परमिटिविटी रिलेटिव टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो जैसे कि हमने यहाँ पे एप्सिलॉन एम को प्लेस किया है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के साथ, एप्सिलॉन आर का रिलेशन क्या बनेगा? ये बनेगा एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, और ये बता रही है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है एज कंपेयर टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। क्योंकि इस टर्म के यूनिट्स कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम के यूनिट्स भी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। दोनों यूनिट्स कट जाएंगे और एप्सिलॉन आर एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। हमने ये देखा था कि जब हम k की वैल्यू वैक्यूम के केस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते थे तो जो कूलम फोर्स का फॉर्मूला था वो क्या बनता था? वो बन रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था। लेकिन अगर आप k का फार्मूला मीडियम वाला पुट करेंगे जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर है, तो इससे जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो कुछ इस किस्म का बनेगा, F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं, और जो एक्सप्रेशन नंबर 3 है उसके साथ सबस्क्रिप्ट में वैक्यूम पुट कर देते हैं। अब हम ज़रा इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके देखते हैं। सो हम इक्वेशन 3 को डिवाइड करते हैं किससे? इक्वेशन 5 से। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा F वैक्यूम ओवर F मीडियम दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर।
अगर आप चार्जेस का मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं करते, उनके दरमियान में डिस्टेंस तब्दील नहीं करते, तो ये वाले फैक्टर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा और जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, 1 ओवर एप्सिलॉन आर, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर एप्सिलॉन आर, या फिर एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर ओवर 1, और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है, इक्वेशन नंबर 6 है। सो एप्सिलॉन आर के हमने अभी तक 2 रिलेशन डिस्कस कर ली हैं, एक इक्वेशन नंबर 6 और एक इक्वेशन नंबर 4, जिसके अंदर हमने एप्सिलॉन आर को ई एम बाय ई नॉट से डिफाइन किया था। सो अब हम यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पहले फॉर्मूले को देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस when vacuum is present between them to the electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges when some medium is present between them. So ये एक definition है। दूसरी definition क्या है, it is the ratio of permittivity of some medium to the permittivity of free space. So इस तरीके से आप एप्सिलॉन आर फाइंड आउट कर सकते हैं, और एप्सिलॉन आर एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज की रेशियो है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे मीडियम डिपेंडेंस ऑफ फोर्स भी डिस्कस कर ली। हमने क्या डिस्कस कर लिया, मीडियम डिपेंडेंस ऑफ कूलम्स फोर्स। सो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, अभी तक हम के की सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीडियम के ऊपर डिपेंडेंस देख चुके हैं, और इसी तरीके से हम कूलम फोर्स की भी मीडियम डिपेंडेंस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं कूलम फोर्स की वेक्टर फॉर्म की तरफ। सो नेक्स्ट हेडिंग है वेक्टर फॉर्म। हम ये बात जानते हैं कि कोई भी वेक्टर तब वेक्टर बनता है जब आप उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें, उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें, तब वो क्वांटिटी वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट की जाती है। सो यहाँ पे अगर f की बात की जाए तो f का मैग्नीट्यूड जो हमने फाइंड आउट किया है वो है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर, और यहाँ पे f यूनिट वेक्टर की जगह पे डिस्टेंस यूनिट वेक्टर यूज कर रहा हूँ, और इसकी लॉजिक में आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। इस फॉर्मूले को मैं इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी कूलम्स फोर्स एज अ म्यूचुअल फोर्स। हम ये कंसीडर करते हैं कि 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस हैं, एक को Q1 का नाम देता हूं और दूसरे चार्ज को Q2 का नाम दिया जाता है, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि चार्ज 1 चार्ज 2 के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जो कि इस एरो हेड वाली लाइन के साथ रिप्रेजेंटेड है। इस फोर्स को क्या नाम दिया जा रहा है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 F21 वेक्टर। अब जरा ये देखिए कि अगर यहाँ पे इस तरीके से ये एक एरो हेड वाली लाइन बनी हुई है तो आप इसे F21 वेक्टर का नाम दे रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ ये लाइन बनी हो तो ये F21 के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा F21 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली आपने यहाँ पे जो दोनों चार्जेस के दरमियान में फासला रिप्रेजेंट किया है वो एक बगैर एरो हेड वाली लाइन R से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप इसके साथ भी एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें R21, तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या बन जाएगी, ये वेक्टर बन जाएगी, और आप इसे R21 वेक्टर की तरह डील कर सकोगे। अब मैग्नीट्यूड के साथ R21 लगाने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है, इसलिए उसके साथ हम 21 लगा रहे हैं। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन गिवन डायरेक्शन, वो सिर्फ किसी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैल्यू या फिर यूनिट्स और डायमेंशंस नहीं बताता। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यूनिट वेक्टर बनाया गया है R21,
वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है किसके साथ? वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है यूनिट वेक्टर F21 के साथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इस तरीके से x एक्सिस, y एक्सिस और बोर्ड से बाहर आता हुआ z एक्सिस बनाया जाए तो x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर i हैट कहलाता है, y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर j हैट कहलाता है और z डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर k हैट कहलाता है। फिलहाल हमारे केस के अंदर ये दोनों ही यूनिट वेक्टर्स R21 और F21 दोनों ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो आप इनको आई हैट के इक्वल प्लेस कर सकते हो। दैट मीन्स ये R21 यूनिट वेक्टर और F21 यूनिट वेक्टर ये दोनों ही बराबर हैं और करंटली इस सिचुएशन में ये आई हैट के बराबर हैं। सो आप R21 की जगह पे F21 भी लिख लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो अभी आपको फोर्स का एक्सप्रेशन बताया था वेक्टर फॉर्म में, वो था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और हमने यहाँ पे फोर्स F का यूनिट वेक्टर लिखा था इस तरह से। लेकिन अब मैं यहाँ पे फोर्स की जगह पे पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ, जैसे कि पहले भी डिस्क्राइब किया है। पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है? R हैट। और डायरेक्शन का नाम देने के लिए कि फोर्स 2 पे लग रही है 1 की वजह से मैं इस फोर्स को और इस पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर को 2-1 का सबस्क्रिप्ट दे रहा हूँ। सो ये हमारी इक्वेशन कौन सी है? ये हमारी इक्वेशन नंबर है। अब हम जरा दोबारा से यही एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। अगेन हम यहाँ पे दो चार्जेस ड्रॉ कर रहे हैं। चार्जेस कौन से हैं? Q1 और Q2। इनके दरमियान में जो फासला है वो फासला किससे रिप्रेजेंटेड है? वो इस लाइन से रिप्रेजेंटेड है और ये लाइन R का सिंबल कैरी कर रही है। अब यहाँ पे एक फोर्स डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर चार्ज Q1 Q2 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था, तो अब चार्ज Q1 के ऊपर भी सिमिलर मैग्नीट्यूड की लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन की रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है F12 वेक्टर, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। अब जरा दोबारा देखिए कि अगर मैंने यहाँ पे एरोहेड वाली लाइन के साथ वेक्टर F12 को रिप्रेजेंट किया है, तो विदाउट एरोहेड की जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी सिर्फ F12 के मैग्नीट्यूड को। और इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 का जो वेक्टर है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा F12 यूनिट वेक्टर्स। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस की आपने लाइन बनाई है ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेड, ये सिर्फ R है, लेकिन अगर आप इसको भी इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर असाइन कर देते हो तो आप इसे R12 यूनिट वेक्टर लिखोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करने से R वेक्टर बन जाएगा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है R12 वेक्टर। सो अब जो इक्वेशन F12 की बनेगी उसमें क्या करना है? हमने मैग्नीट्यूड लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और वेक्टर बनाने के लिए आपने इस जगह के ऊपर F12 का यूनिट वेक्टर लिखना है। लेकिन हम F12 के यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर चुके हैं किसके साथ? R12 के यूनिट वेक्टर के साथ। यूनिट वेक्टर लिखते ही ये फोर्स F12 वेक्टर फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो F12 यूनिट वेक्टर है या फिर R12 यूनिट वेक्टर है, ये दोनों के दोनों ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इनकी जगह पे -i हैट लिखा जा सकता है। सो ये आपस में इक्वल है। सो ये मैंने F12 की इक्वेशन बना ली। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस को एक दफ़ा फिर कंपेयर करें, तो ये दोनों चार्जेस हैं जिनके दरमियान में फासला क्या है? जिनके दरमियान में फासला R है। यहाँ पे लगने वाली दो डिफरेंट फोर्सेस हैं, एक फोर्स है F21 और एक फोर्स है F12। मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट। तो यहाँ पे जो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है फोर्स F21 का, उसका नाम है R21 यूनिट वेक्टर या फिर F21 यूनिट वेक्टर। और जो इस डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है वो क्या है? वो है R12 यूनिट वेक्टर या फिर F12 यूनिट वेक्टर। अब ज़रा देखिए कि अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो ये है R12 यूनिट वेक्टर और ये क्या है? ये है R21 यूनिट वेक्टर। आप इस वेक्टर की डायरेक्शन उल्टा लें, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -R21 यूनिट वेक्टर। हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं? इक्वल हैं।
सो क्लियरली लिखा जा सकता है कि R12 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, वो -R21 यूनिट वेक्टर के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 10 है और आप इसको इक्वेशन 9 में पुट कर लीजिए। पुट इन इक्वेशन 9 वी गेट F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू -R21 यूनिट वेक्टर। माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए, ये बन जाएगा F12 इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अब ज़रा देखिए, जो इक्वेशन 8 हमने पढ़ी थी उसमें F21 इस पूरे फैक्टर के इक्वल आ रहा था और यही पूरा फैक्टर यहाँ पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें। सो आप इस पूरे फैक्टर की जगह पे इसका ये वाला सिंबल पुट कर सकते हैं। सो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन ये वाला, और इस पूरे फैक्टर की जगह पे आप F21 पुट कर दें। सो हमने ये बात प्रूव कर दी कि कूलम फोर्स क्या है, वो है एक म्यूचुअल फोर्स। इस बात का मतलब क्या है, अगर चार्ज 1 चार्ज 2 को रिपेल करेगा तो चार्ज 2 भी चार्ज 1 को रिपेल करेगा बाय अ फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। सो म्यूचुअल फोर्स है, दोनों चार्जेस पे एक्ट करती है। सो यहाँ तक हमने कूलम लॉ की डिटेल डिस्कशन की। अब हम ज़रा इससे रिलेटेड कुछ MCQs की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज -21 न्यूटन। When point charges are placed in transformer oil, the force decreases to -10 Newton. What is relative permittivity of the oil? So relative permittivity के लिए हमने दो रिलेशंस पढ़े, एक था एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और दूसरा था F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम। अब हमें ये बात कही जा रही है कि जब दो चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम मौजूद है तो अट्रैक्टिव फोर्स -21 न्यूटन है, जहाँ पे माइनस का साइन अट्रैक्शन को शो कर रहा है। और जब चार्जेस को ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर प्लेस किया गया है तो ये फोर्स -10 न्यूटन बन रही है। सो कैंसिलेशन कीजिए, जो आंसर आएगा वो है 2.1। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन को चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज 1250 न्यूटन। व्हेन पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन एमोनिया द फोर्स डिक्रीजेस टू 50 न्यूटन। व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ ऑयल? सो यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F वैक्यूम बाय F मीडियम से फाइंड आउट होगी। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1250 ओवर 50 न्यूटन्स। न्यूटन्स कैंसल आउट हो जाएंगे, जीरोस कटेंगे और आंसर कितना आएगा 25। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी नहीं पूछी गई, यहाँ पे पूछी गई है परमिटिविटी ऑफ ऑयल। सो परमिटिविटी ऑफ ऑयल के लिए आपने क्या करना है, आपने एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 25। सो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर होगा 221.25 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज आर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। सो यहाँ पे एप्सिलॉन आर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है। हम देख लेते हैं कि एप्सिलॉन आर के लिए पहला रिलेशन एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट है और रीअरेंजमेंट के बाद ये एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर बनता है। और जो दूसरा रिलेशन है वो है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F वैक्यूम ओवर F मीडियम, और अगर इसको रीअरेंज करें तो ये बनता है एप्सिलॉन आर टाइम्स F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम। हम देखते हैं कि क्या हमारी कोई ऑप्शन इससे मैच करती है। तो हम देख रहे हैं कि F वैक्यूम एप्सिलॉन आर टाइम्स F मीडियम होता है। सो B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट इज 9 इंटू 10⁻9 SI यूनिट्स। अब जो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 SI यूनिट्स दी गई है, ये यूनिट्स क्या हैं, ये हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम ये बात जानते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू MA लिखी जाती है, इसलिए आप न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर सकते हो, और Q इज इक्वल टू IT से आप कूलम की जगह पे एम्पेयर इंटू सेकेंड पुट कर सकते हो। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बनेगी K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एज इट इज, और कूलम की जगह पे एम्पेयर सेकेंड होल स्क्वायर बनेगा। सो के की जो वैल्यू बनेगी वो होगी 9 × 10⁻9 किलोग्राम मीटर क्यूब ओवर सेकेंड रेज टू पावर 4 एंड एम्पेयर स्क्वायर। अब जो कन्वर्जन फैक्टर्स दिए गए हैं वो क्या हैं? वो हैं व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन अ सिस्टम वेयर यूनिट ऑफ मास इज मिलीग्राम। तो एसआई में तो किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 10⁻3 ग्राम्स होते हैं। अगर आपको मिलीग्राम चाहिए +3 -3 लिख लें, ये बन जाएगा 10⁻6 × 10⁻3 ग्राम। इनको मिला के मिलीग्राम लिखिए, ये बनेगा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीग्राम। ये पहला कन्वर्जन फैक्टर है। फिर यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर। अब हम ये बात जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर 10⁻³ किलोमीटर्स होते हैं। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। यूनिट ऑफ करंट इज 1 एम्पेयर। हम ये बात जानते हैं कि 1 एम्पेयर 10⁻6 - 6 एम्पेयर के बराबर होता है। दैट मीन्स 10⁻0 एम्पेयर के बराबर होता है। सो 10⁻6 × 10⁻6 एम्पेयर्स, ये फैक्टर माइक्रो एम्पेयर बन जाएगा। सो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो एम्पेयर। ये सब्सटीट्यूशन आप यहाँ पे करेंगे। सो के की वैल्यू बन रही है के इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 किलोग्राम की जगह पे आप 10⁻6 मिलीग्राम पुट करो। मीटर की जगह पे 10⁻³ किलोमीटर पुट करो होल पावर क्यूब के साथ, डिवाइडेड बाय सेकंड की जगह पे सेकंड ही रहेगा फोर्थ पावर के साथ, और एम्पेयर की जगह पे 10⁻6 माइक्रो एम्पेयर लिखा जाएगा स्क्वायर पावर के साथ। पावर्स को सॉल्व कीजिए, बनेगा 9 × 10⁻9 × 10⁻6 मिलीग्राम, साथ 10⁻³ का क्यूब -9 होगा, किलोमीटर का होल क्यूब बनेगा, डिवाइडेड बाय सेकेंड रेज टू पावर 4 है, 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻12 और माइक्रो एम्पेयर्स का स्क्वायर। आप के लिए 10 की पावर सॉल्व कीजिए, 9 × 10⁻9 × 10⁻6 × 10⁻⁻9, और जो नीचे पावर है +12 वो ऊपर आके -12 होगी, और 7 यूनिट्स बनेंगे मिलीग्राम किलोमीटर क्यूब पर सेकेंड रेज टू पावर 4 पर माइक्रो एम्पेयर स्क्वायर। सो आप 10 की पावर्स को ऐड कर लीजिए, ये बनेगा 9 × अब ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 6 और -12 कितने बनते हैं? -6 यूनिट्स। सो दैट इज आवर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज F. A third identical charge is placed near them such that these charges form corner of equilateral triangle. What will be effect of doing so between first 2 charges? तो अगर हम यहाँ पे 2 चार्जेस इस तरह से बनाते हैं, लेट्स से दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2, और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन इस तरह से शो की गई है। अब यहाँ पे इस तरफ फोर्स लग रही है F21 और इस तरफ फोर्स लग रही है F12, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट। अब अगर इनके करीब यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो क्या इस चार्ज की वजह से F12 और F21 पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है? दैट इज K Q1 Q2 ओवर R²। इस फार्मूले में सिर्फ 2 चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन स्टडी किया जाता है, तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से इनके दरमियान में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर होगा कि इस चार्ज आने की वजह से कुछ और फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। अगर ये चार्ज Q3 है तो इस तरफ वाली फोर्स होगी F31 और इस डायरेक्शन वाली फोर्स होगी F13। ऐसे ही यहाँ पे फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। इस डायरेक्शन वाली फोर्स कौन सी होगी? ये होगी F32, और इसके साथ इस डायरेक्शन में एक और फोर्स डेवलप हो जाएगी जो क्या होगी? F23। फिलहाल मैंने मैग्नीट्यूड्स बनाए हैं, एरोहेड्स नहीं डाले। सो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से 2 चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर किसी तीसरे चार्ज के होने या ना होने का कोई असर नहीं होता। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या है? इट विल रिमेन द सेम। सो यहाँ तक हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड तमाम MCQs डिस्कस कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कूलम लॉ को कंप्लीट किया। हमने इस लेक्चर में एज अ होल क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया कूलम लॉ की डेफिनेशन को, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, कूलम कांस्टेंट, उसकी डिपेंडेंस, इसके अलावा कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म, कूलम लॉ एज अ म्यूचुअल फोर्स,
और कूलम फोर्स की मीडियम डिपेंडेंस को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला फील्ड ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।